सिविक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर का टाइटल है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ओके, तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि हम एज अ इंडिया होने के नाते हमें अपने ऊपर क्या है बेटा, प्राइड है। और हमें प्राइड किस बात पर है कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि रिलेशन जो है आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन का डिसीजन मेकिंग में है ना, एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। यानी कि अगर सरकार कोई भी काम कर रही है तो क्या उस सरकार के उस कार्य में हम लोगों की राय जरूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या सिटीजन की कंसेंट लेना आवश्यक है या नहीं है। तो ये जो एलिमेंट है ना, इन सबको हम डेमोक्रेसी के अंदर ज़्यादा बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करने वाले इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है बेटा, ये काम जो कि हमने अभी बोला मैंने आपसे, वो काम आपका कौन करेगा, वो काम आपका करेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही है जो आपकी सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। और पार्लियामेंट ही है जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इंडियन डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है क्या बेटा, पार्लियामेंट। अब देखो आगे, वाई शुड पीपल डिसाइड। तो इंडिया एज वी नो बिकेम, हमें सबको पता है बेटा कि भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ये डेट सबको याद होनी चाहिए एज एन इंडियन कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे। इससे पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही डिफ़िकल्ट स्ट्रगल फेस किया है। ठीक है, सोसाइटी को पार्टिसिपेट करवाने के लिए, सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए, लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं वो स्ट्रगल को ज्वाइन करते हैं, इंस्पायर होते हैं बेटा। किस बात से इंस्पायर होते हैं, हमारा जो हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास बराबरी का अधिकार, इक्वलिटी है, पार्टिसिपेशन है, डिसीजन मेकिंग है। ठीक है बेटा, तो ये सारे फीचर्स हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। लोगों को, बच्चों के पास या फिर हर व्यक्ति के पास में, जो भी वहाँ का सिटीज़न है, हर व्यक्ति के पास में कौन कौन से अधिकार होते हैं, राइट ऑफ फ्रीडम्स, इक्वलिटी, ठीक है, और आपका पार्टिसिपेशन इलेक्शन में, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन। लेकिन जब हम कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में थे, जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो लोग एक डर में रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर में रहते थे, है ना। अगर वो एग्री नहीं करते थे ना किसी भी डिसीजन से, वो डिसीजन ले, जो भी आपकी सरकार डिसीजन ले रही है, अगर वो लोग इससे एग्री नहीं करते थे तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं थी, हमारे पास ये अधिकार नहीं था। तो बहुत डेंजर फील किया उन्होंने, है ना। उनके बहुत सारे डिसीजन का वो लोग क्रिटिसिज्म भी करते थे, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट ने ये सारी सिचुएशन चेंज कर दी। नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ओपनली ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया बेटा। ठीक है, क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया उन्होंने ओपनली, और डिमांड करी कि एज फार एज 1885 में हमारी क्या बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। यू हैव टू रिमेंबर द डेट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी बेटा, 1885 में, जिसने डिमांड करी कि हम लेजिस्लेटिव के अंदर इलेक्टेड मेंबर लेंगे, जिससे कि हमारे बजट के ऊपर डिस्कशन हो पाए, क्योंकि हमारा अधिकार है हमारे बजट के ऊपर डिस्कशन करने का, और अगर बजट में कोई भी चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है तो उसके खिलाफ क्वेश्चन पूछने का। ये प्रोविज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909 के अंदर डाला था कि आप ओनली बजट पर डिस्कशन कर सकते हो और क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो बजट पर डिस्कशन करना और बजट पर क्वेश्चन पूछने का अधिकार वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास किया था 1909 का, उसके तहत लोगों को दिया गया था। और थोड़ा बहुत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, जो लोग टैक्स पेमेंट करते थे, उन लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका भी थोड़ा बहुत 1909 के एक्ट के अंतर्गत दिया गया था। तो ये शुरुआत में लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, धीरे धीरे करके नेशनलिस्ट ने और ज़्यादा डिमांड करी। तो अगर शुरुआत में एडल्ट जो थे उनको अलाउ नहीं किया गया था वोट देने के लिए, है ना। तो अगर अगर वो वोट ही नहीं देंगे तो इसका मतलब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा जो कॉलोनियल रूल का एक्सपीरियंस था, जिसमें कि पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, अलग अलग सेक्शन के लोगों का फ्रीडम के लिए स्ट्रगल के अंदर। तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नेशनलिस्ट ने अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंट कराने के लिए, तब जाके इंडिया एबल हो पाया था, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद आप देखोगे तो सिटीजन जो थे फ्री कंट्री बन गया। अब सरकार को पता थी कि अब सरकार डेमोक्रेटिक हो चुकी है, अब सरकार को सारे राइट्स वो देने पड़ेंगे जो लोगों को मिलने चाहिए एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। तो जो ड्रीम और एस्पिरेशन थे फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों की कि हम आज़ाद होने के बाद हमें ये मिलेगा, आज़ाद होने के बाद हमें वो मिलेगा, हम ये प्राप्त कर सकते हैं, वो सारे एस्पिरेशन फ्रीडम स्ट्रगल के कंप्लीट होने के बाद लोगों ने इंडिपेंडेंट इंडिया से करे। सबसे पहला प्रिंसिपल ही आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो बेटा प्रिंसिपल है ना आपका, ये प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि हर व्यक्ति जो एक एज ग्रुप को प्राप्त कर लेता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, तो किस कास्ट का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, ये किया गया था।
आगे देखिए, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट। अब सबसे बड़ी बात क्या है डेमोक्रेसी में? कंसेंट, कि हमसे पूछा जाएगा कि नहीं, अप्रूवल लिया जाएगा कि नहीं, हमारी मर्जी जानी जाएगी कि नहीं। तो जो डिज़ायर और अप्रूवल है लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए, तो क्या था, इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये लोगों का डिसीजन था कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है और डिसाइड करना है कि हमारी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग क्या होगी। तो जो बेसिक आइडिया था इसके अंदर वो था डेमोक्रेसी का, वो था कि इंडिविजुअल और सिटीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर प्रिंसिपल पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन। तो इसका मतलब अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारे सरकार में काम कर रहा है तो उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमारे सिटीजन्स का ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो हमारे देश के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहा है और देश की सरकार के अंडर काम कर रहा है, तो लोगों की सरकार के अंडर काम कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को उस सिटीजन्स को उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट हो। अब कैसे हम हर इंडिविजुअल का अप्रूवल ले सकते हैं? अगर हमें कोई कानून बनाना है तो हम क्या हर व्यक्ति के पास थोड़ी ना जाएंगे अप्रूवल लेने के लिए कि तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, ऐसे तो हम कभी कानून ही नहीं बना पाएंगे। तो हमने एक तरीका सोचा इलेक्शन का। हमने सोचा कि हम लोगों से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन करवाएंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के आएगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना। तो वन ग्रुप इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव का आएगा जो गवर्नमेंट बनाने में मदद करेगा, और पार्लियामेंट के अंदर सारे रिप्रेजेंटेटिव एक साथ बैठेंगे, गवर्नमेंट को गाइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इस सेंस में हम कह सकते हैं कि लोगों ने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजा है वही लोग गवर्नमेंट बनाएंगे और उसके ऊपर कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब ये रिप्रेजेंटेशन का जो है आपका कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट थी, वो आपकी क्लास 6th और 7th में दे रखी थी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक के अंदर। आप फैमिलियर होंगे कैसे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाता है अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, हम इसको पढ़ लेंगे तब हम इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। पहले चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको दे पाएंगे। आगे देखो, द रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो 1947 के बाद आपकी इंडियन पार्लियामेंट एक एक्सप्रेशन हुई, जो लोगों के डेमोक्रेटिक के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको, आपके फेथ को, उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हमने इंडियन पार्लियामेंट को क्रिएट किया। ये जो पार्टिसिपेशन था लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो गवर्नमेंट का वो लोगों के कंसेंट के थ्रू, लोगों की मर्जी के थ्रू ही था। पार्लियामेंट जो है बेटा हमारे सिस्टम में एक इमेंस पावर है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है, हमारे जो लोग हैं वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो जो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना। इसी तरीके से सेम स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी होता है। स्टेट में जो लोग हैं स्टेट में इलेक्शन करते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अपने लोगों को इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजते हैं। लोकसभा यूजुअली इलेक्ट करती है 5 साल के लिए अपने मेंबर्स को, और कंट्री पहले सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड कर दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दी जाती है पॉपुलेशन के बेस पर। पॉपुलेशन के बेस पे हम पूरे भारत को कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर देते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर जो होता है पार्लियामेंट का वो इलेक्ट खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, फिर लोग उसको वोट देते हैं। अगर लोगों ने वोट दिया और वो जीत जाता है तो फिर वो पार्लियामेंट का क्या बन जाता है बेटा, मेंबर बन जाता है। तो वो कैंडिडेट जो आप कंटेस्ट कर रहा है, इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है, तो वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बेटा बिलोंग करता है। जैसे कि पार्टीज की ये पूरी लिस्ट दे रखी है ना। 17वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2019 में, आपको पता है अभी 17वीं लोकसभा ही काम कर रही है, अब 2024 में इलेक्शन होंगे 18वीं लोकसभा का। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी, और इन्होंने जितनी सीट जीती है सारी सीट के नाम लिखे हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। आगे देखो, तो एक बार जब इलेक्शन हो जाता है कैंडिडेट जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। अगर वो जीत जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे खड़े हैं और लोगों ने इलेक्शन दे पार्टिसिपेट करके इलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो क्या बन जाते हैं बेटा, पार्लियामेंट के मेंबर। तो क्या बोलेंगे उनको, MP बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक साथ मिलकर के पार्लियामेंट बनाते हैं, और एक इलेक्शन जो होता है पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट को जरूरत होती है कुछ काम पर। पार्लियामेंट का इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट अपना काम करेगी, तो पार्लियामेंट के फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है पार्लियामेंट का नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना। पार्लियामेंट जो होती है उसमें कौन कौन होता है बेटा, आपका प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। हमेशा याद रखना, केवल राज्यसभा लोकसभा ही नहीं होती, बल्कि आपकी पार्लियामेंट में बेटा राज्यसभा भी होती है, लोकसभा भी होती है, साथ ही साथ आपका प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन के बाद में सबसे पहले आप चेक करते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कितने MP जीत करके आए हैं, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी जिसके सबसे ज़्यादा MP आपके लोकसभा के अंदर जीत करके आएंगे। यानी कि अभी हमारे करंटली 543 मेंबर्स हैं, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियंस तो हम नॉमिनेट करते थे, अब हमने उन्हें नॉमिनेट करना बंद कर दिया है।
टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में हमने उनका नॉमिनेशन को स्टॉप कर दिया। अब हम नॉमिनेशन नहीं करते हैं एंग्लो इंडियंस को। तो 543 मेंबर्स के लिए इलेक्शन होता है। मेजोरिटी पार्टी जो कम से कम बेटा आधे सीटों को जीत ले, 272 सीट या इससे ज़्यादा सीटों को अगर वो जीत लेती है तो ही वो क्या बनाएगी बेटा, सरकार बना सकती है। अगर 272 से कम सीटें वो जीतती है तो सरकार वो नहीं बना पाएगी। अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। वो मेजोरिटी पार्टी, कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि अगर कोई एक पार्टी नहीं बना पाती है, 272 सीट नहीं कर पाती है, तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज आपस में क्या कर लेती है, कोalition कर लेती हैं, हाथ मिला लेती हैं और फिर एक साथ मिलकर के 272 से ज़्यादा पार्टीज़ बनाती हैं। और फिर आपकी क्या हो जाती है, जो पार्टी सबसे बड़ी होगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा MP होंगे, वही पार्टी क्या बनाएगी, आपका सरकार बनाएगी। और उस पार्टी के बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी सबसे बड़ी होगी वो होगी आपकी अपोजिशन पार्टी। यानी कि अगर आपके 543 में से 272 तो वो वाले जो सरकार बनाएंगे, उसके बाद बचे हुए में से जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जिसके सबसे ज़्यादा MP होंगे, वो आपकी अपोजिशन पार्टी होगी। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लोकसभा का। सबसे पहला काम तो वही एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना, यानी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करना, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इन सबको सिलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। ऐसे लोग जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं और लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। क्या बेटा, एग्जीक्यूटिव का सिंपल डेफिनेशन क्या दे रखी है, ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, उन सारे कानून को मिलकर के इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो किसका है बेटा, एग्जीक्यूटिव का है। तो एग्जीक्यूटिव ये काम करती है ना। गवर्नमेंट शब्द को हम बोलते हैं तो एग्जीक्यूटिव को ही माइंड में रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है बेटा हमारे भारत का, वो लोकसभा का रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। वो राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन लीडर वो क्या है, लोकसभा रूलिंग पार्टी का लीडर है, लेकिन वो मेंबर राज्यसभा का होगा तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ना। अगर MP जो आपकी उस पार्टी का बिलोंग करता है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा उसी पार्टी का होगा जो पार्टी आपकी मेजोरिटी में होगी लोकसभा के अंदर। ठीक है। तो मिनिस्टर क्या करेंगे, चार्ज ले लेते हैं अलग अलग। जैसे कि किसी के पास हेल्थ का चार्ज है, तो किसी के पास एजुकेशन का चार्ज है, किसी के पास फाइनेंस का चार्ज है। ठीक है ना। पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं हम इसे। 1961 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आया था पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है। तो वंस टाइम इन द रिसेंट पास्ट इट वाज डिफिकल्ट। एक बार ऐसा हुआ था बेटा कि कोई किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिली ही नहीं थी सरकार बनाने के लिए। तो तब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने हाथ मिलाया था और तब जाकर के सरकार बन पाई थी। तो ऐसी सरकार को जिसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी नहीं होती है, बल्कि कितनी पार्टी से या एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर के एक पार्टी का गठन करती हैं और फिर मेजोरिटी से सरकार बनाती हैं, तो उस सरकार को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। अब राज्यसभा देखो, राज्यसभा प्राइमरली बेटा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। ये राज्यसभा जो होती है, ये इनिशिएटिव लेजिस्लेशन होता है। इसको कोई भी जो कानून होगा वो राज्यसभा से भी पास होगा लोकसभा के साथ साथ, तभी वो कानून बन सकता है, अदरवाइज वो कानून नहीं बन सकता। ये इंपॉर्टेंट रोल निभाती है रिव्यूइंग करने में। यानी अगर लोकसभा ने कोई कानून पास करा है तो कानून को रिव्यू करेगी, कोई गलती होगी तो इसको सुधार बताएगी, उसमें बदलाव बताएगी। कोई कानून अगर लोकसभा से गया है तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, उनको इलेक्ट करते हैं कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। यानी राज्यसभा के जो मेंबर है उनको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाता जैसे कि लोकसभा के मेंबर को किया जाता है। राज्यसभा के मेंबर को इलेक्शन करने का प्रोसीजर क्या है, राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने वाले जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे, जितनी भी स्टेट है उनमें जितनी भी लेजिस्लेचर है उनके जो मेंबर होंगे वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के आधार पर क्या करेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। इसमें 233 मेंबर सिलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको कि प्रेसिडेंट किसी विशेष क्षेत्र में, अच्छे क्षेत्र में, जैसे साइंस में है ना, साइंस में और आर्ट में, सोशल साइंस में, लिटरेचर में अगर उन्होंने बहुत महारत हासिल कर रखी, स्पेशलिस्ट है, उन्होंने अच्छा काम करा है, तो उन व्यक्तियों को, ये 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है पार्लियामेंट का, अपनी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, गाइड करना, कंट्रोल करना। पार्लियामेंट जब सेशन शुरू करती है तो सबसे पहला जो उसका सेशन होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है पार्लियामेंट में, क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है। MP क्या करते हैं इसके अंदर, अपने काम के बारे में बताते हैं। जो अदर MPs होते हैं, जो रूलिंग पार्टी के MPs से क्वेश्चंस करते हैं और MPs को उनका जवाब देना पड़ता है। कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी घटना घट जाती है तो क्या होता है, उनको उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, क्वेश्चन पूछती है बेटा वो, है ना, गवर्नमेंट से शॉर्ट कमिंग क्वेश्चन पूछती है। शॉर्ट कमिंग क्वेश्चन मतलब पहले आपको सरकार को 10 दिन का टाइम देना पड़ेगा, सरकार 10 दिन में आपको फिर उस क्वेश्चन का आंसर देगी। ऐसा क्वेश्चन का भी आंसर भी रिटन में ही मिलता है, ओरल में नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद में जो ओपिनियन जानती है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सब सरकार के लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। अपोजिशन पार्टी से बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है, वो हमेशा क्या करेगी, हेल्थी फंक्शनिंग। डेमोक्रेसी बेटा तभी अच्छी चल सकती है जबकि अपोजिशन पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अपोजिशन पार्टी के मेंबर ही आपकी रूलिंग पार्टी से पूछते हैं और उनकी मनमानी को होने से रोकते हैं। ठीक है ना। आगे देखो बेटा,
ये भी इसमें क्वेश्चन दे रखा है। अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस, कवरेज ऑफ स्कीम फॉर चिल्ड्रन, मनोज रजौरिया। इसमें देखो आंसर में लिखा हुआ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। किसने पूछा है? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्वेश्चन पूछा है ना। अनस्टेयर्ड क्वेश्चन है। स्टेयर्ड क्वेश्चन मतलब जिसमें आप क्वेश्चन ओरल पूछोगे और आपको आंसर ओरल मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपका ये अनस्टेयर्ड क्वेश्चन मतलब क्या है? आपने क्वेश्चन कैसे पूछा? रिटन पूछा और आपको आंसर भी कैसे मिलेगा? रिटन मिलेगा। एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, तो उसमें आपको पहले बताना पड़ता है, सरकार को नोटिस करना पड़ता है, उसके बाद आपको उसका आंसर मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बेटा वैल्यूएबल फीडबैक देती है ना, जो भी क्वेश्चन एमपी उनसे पूछते हैं। इसके साथ साथ जो मैटर फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, पैसे से रिलेटेड होते हैं, पार्लियामेंट उनको अप्रूवल करती है, उसमें भी गवर्नमेंट का बहुत क्रूशियल रोल होता है। इसके अलावा पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गाइड करती है, सरकार को इन्फॉर्म करती है। एमपी जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, वो सेंट्रल रोल प्ले करते हैं सरकार को कंट्रोल करने में, गाइड करने में, इन्फॉर्मिंग करने में। तो पार्लियामेंट आपकी इंडियन डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करती है। लॉ मेकिंग देखो बेटा, लॉ मेकिंग एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है आपकी पार्लियामेंट का, ठीक है ना। क्या है? सिग्निफिकेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। दूसरी बात, लॉ मेकिंग ही सबसे बड़ा काम है जो पार्लियामेंट आपकी करती है। पार्लियामेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के। तो मान लो कोई रूरल बैकग्राउंड का है, वो भी आपकी रीजनल पार्टी का मेंबर है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इंक्रीज करना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, दलित का, बैकवर्ड क्लासेस का, तो हमने रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी रखा है बेटा। आप ऑब्जर्व करो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है कैन नॉट प्रोड्यूस ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन सोसाइटी, दिस रियलाइजेशन दैट व्हाट इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस separate us too important to ensure that community that has been historically marginalized are given adequate representation। सही बात है। अगर आपने डेमोक्रेटिक कंट्री है तो अगर आप किसी एक ही कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हो जाएगा तो वो गलत होगा। इसीलिए हम लोगों ने सब कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया है, जैसे कि हर कैटेगरी का व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुँचकर अपनी बात को रख सके, किसी एक ही कास्ट का व्यक्ति उसको डोमिनेट ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा लास्ट टॉपिक, सिमिलरली बहुत सारे रिसेंटली सजेस्टेड किए गए हैं रिजर्वेशन आपकी वुमेंस के लिए भी रिजर्वेशन है। उसके बाद में 60 ईयर के बाद में आप केवल 4% एमपी ऐसे हैं जो वुमेन है। 60 साल पहले यानी आपके 60 साल पहले केवल 4% एमपी ऐसी थी जो कि वुमेन थी, जो कि अब बढ़ करके बेटा 11% हो गई हैं। 4 से कितना परसेंट हो गई हैं? 11। यानी कि जब हम आज़ाद थे 60 साल पहले कितने परसेंट थी? केवल 4% थी, और अब कितने परसेंट हो गई है? 11%, यानी 7% आपकी वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद देखो कंट्री को फोर्स किया गया अनरिजॉल्व क्वेश्चन के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ। अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो है ना, अपनी पावर को स्ट्रेंथ करते हो एवरी फॉर्म में, तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की वजह से, क्योंकि पार्लियामेंट ही आपको रिप्रेजेंटेटिव करती है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है।